जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी डिस्कसिंग पॉलिटी और सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, दैट विल कंप्लीट टुडे। इसके अलावा बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं आपके लिए इस चैनल पे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी, वो आप चेक कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड अपार्ट फ्रॉम इट करंट अफेयर्स में जो लास्ट आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो भी अपडेटेड वर्जन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे जैसे आगे चीज़ें आएंगी वील डील विद इट, ओके। और बिकॉज यूपीपीसीएस की डेट भी आगे बढ़ गई है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब घटना चक्र अगेन टू रिवाइज। सो स्टार्ट रिवाइजिंग देम। और क्योंकि अब हम पूरी की पूरी 6 प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, सो ये आपके लिए अब एक ट्रेजर बन के रह जाएगा। यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट होंगी, आप कभी भी जब मन आपका आता है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आरओ की भी डेट आ गई है, सो वील स्टार्ट विथ हिंदी, ठीक है। और देखिए मतलब आप इसको थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश कीजिए बिकॉज एग्ज़ाम अब बहुत पास है। एंड दिस इज़ एक्चुअली वाई आई हैव गिवन दिस कंटेंट ऑन यूट्यूब बिकॉज इंग्लिश में पूरी तरीके से कहीं बहुत कम मुझे अवेलेबिलिटी दिखी थी। सो आई गेव दिस कॉन्सेप्ट, सो आई गेव ऑल द जितनी भी हमने घटना चक्र हमारी हैं उतनी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। सो जितनी भी स्टैटिक हैं वो हमने पूरा पोर्शन डिस्कस किया, तो अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू शेयर एज मच एज़ पॉसिबल एंड ट्राई टू लाइक द वीडियो ऑल्सो बिकॉज आपकी लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच इसकी बढ़े बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑर्गेनिकली। सो ऑर्गेनिकली आपके सपोर्ट से अगर चीज़ें बढ़ती हैं सो दैट वुड बी प्लेजर फॉर मी ऑल्सो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ, ऑल्दो हमने थोड़ा डिस्कस कर ही लिया था उसको। सो अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द माइग्रेंट्स determination by the Tribunal Act 1983 as the unconstitutional for violation of the sacred duty of the center। तो ये हुआ था आर्टिकल 355 के अंदर। The Supreme Court of India on 13 July 2005 by its judgment held that illegal migrants, the determination of by Tribunals Act 1983 and unconstitutional under Article 355 of the Constitution. A bench of 3 judges struck down the act and observed that the presence of such a large number of illegal migrants from Bangladesh is in fact an aggression of the state of the Assam and causing a serious internal disturbance. Clear? Next. Consider the following statements. The Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. Second is the officers and the servants of the Supreme Court and High Court. They are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the consolidated fund of India। देखिए इसमें से एक भी स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आर्टिकल 138 के अंदर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 138, द पार्लियामेंट कैन एनलार्ज द jurisdiction and powers of the Supreme Court with respect to any matter in the union list। So statement 1 तो यहाँ पे गलत हो गया, that they said that parliament cannot enlarge, so parliament has the power to enlarge it। The administrative expenses of the Supreme Court, including the salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the court, they are charged upon the consolidated fund of India, while the administrative expenses of High Court, they are charged on the consolidated fund of the state। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था the officers and the servants of Supreme Court and High Court, ये वहाँ के चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो किस पर हैं? इट इज़ ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्वियसली इट इज़ ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट इट इज़ नॉट ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रादर इट इज़ ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर एंड द चीफ जस्टिस वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी क्वेश्चन है 2008 का, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर is considered as one of the progenitors of public interest litigation PIL in the judicial system। So we have read about PN Bhagwati। PN Bhagwati जी के बारे में हमने पढ़ा था that he was the pioneer of this public interest litigation। but उनके साथ एक और important व्यक्ति थे, he was Justice V.R. Krishna Iyer, right? So if we see the second statement is correct,
फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्योंकि जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ही वॉज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट ही वॉज नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑलराइट, नेक्स्ट, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. देखिए, पी.एन. भगवती एक्सेप्टेड अ केस दैट इज कपिला हिंग्रोनी हैड फाइल्ड अ पिटिशन विच केम टू बी नोन एज हुसैना खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है. Now, it was first time when a case on public interest litigation was taken into consideration. So, this was the first time, and P.N. Bhagwati was the judge. Now, during this time, the Chief Justice of India was Y.V. Chandrachud. So, recently, Mr. Chandrachud has been retired from the post of the Chief Justice of India. His father, Y.V. Chandrachud, was the Chief Justice during the time that first public interest litigation was taken upon. So, where P.N. Bhagwati became the 17th Chief Justice of India, was in office from 1985 to 20 December 1986. So इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड दैट PIL जब इंट्रोड्यूस हुआ था दैट टाइम हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज Y.V. चंद्रचूड़ बट श्री P.N. भगवती ही बिकेम द चीफ जस्टिस ड्यूरिंग 85 to 86. The source of the basic structure theory of constitution in India is so it is the judicial interpretation. The parliament cannot use its amending power under Article 368 to damage, destroy, abrogate, change or alter the basic structure of the framework of constitution. Now the view expressed in Keshwanand Bharti case was subsequently approved in the Minerva Mills case 1980. Supreme Court of India is a court of record. It implies that, इसका क्या मतलब है? It implies that all its decisions have evidentiary value and cannot be questioned in any court. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ये क्या इम्प्लाई करता है दैट ऑल इट्स डिसीजंस हैव एविडेंशियली वैल्यूड and cannot be questioned in any court. So Article 129 of the Indian Constitution, Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of a court including the power to punish for the contempt of itself. ये क्या imply करता है that the judgment and the proceeding are written and enrolled for perpetual memory. One second. ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि आप कोई भी अपना रिकॉर्ड बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, जिससे कि आप फ्यूचर में एक परपेचुअल मेमोरी क्रिएट कर रहे हो सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस को ओवरटर्न भी अगर करना चाहो या आपको लगता है कि रिव्यू उसका होना चाहिए दैट वुड बी क्वाइट पॉसिबल, राइट. Okay, so we were here on the question number 86 that under Article 129 of Indian Constitution, the Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to punish for the contempt of itself. It implies that the judgment and the proceeding are written and controlled for perpetual memory used in further proceedings. Court has the power to punish for its contempt. This court of record means all decisions have the evidentiary value and cannot be questioned in any court. So B and C both are correct, but according to UPPCS Commission, only B is the correct answer. Now, which of the following courts in India is or are known as the court of record? So, it is the High Court as well as the Supreme Court. दोनों ही both the courts are the court of record. According to Article 129, Supreme Court acts as court of record and Article 215, High Court acts as court of record. ठीक है. So, Supreme Court and High Court respectively both are the court of record and shall have all the powers of a court, including the power to punish for the contempt of itself. Which of the following is correct about the Supreme Court regarding its judgment? So, it can change the judgment. Yes, अपने जजमेंट को चेंज करने की पावर होती है, इसीलिए बोल रहे रेट्रोस्पेक्टिव लॉज होते हैं इसमें, राइट. इट कैन नॉट चेंज द जजमेंट, ऐसा नहीं है. अगर लगता है कि इफ़ यू फील दैट सम स्टेट जजमेंट्स वर रॉन्ग विच कुड बी पॉसिबली रॉन्ग बिकॉज कभी कभी एविडेंशियल मैथड्स होते हैं या कोई और भी चीज़ें हो जाती हैं, सो इट कुड बी पॉसिबली रॉन्ग, सो यू कैन चेंज द जजमेंट. ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चेंज द जजमेंट. No, only the Ministry of Law can change the judgment. No, so first statement इसमें सही हो जाएगा. According to Article 137 of the subject of to the provision of any law made by Parliament or any rules made under the Article 145, the Supreme Court shall have the power to review its own judgment. Supreme Court holds its meetings in New Delhi, but it can meet elsewhere. कैसे? With the approval of President. The Supreme Court sits in Delhi or such other place or places the Chief Justice of India may, with the approval of President from time to time, appoint. Article 130 में ये mention किया हुआ है. Which of the following is appointed as the fourth female judge of the Supreme Court in April 2010? So she was Justice Gyan Sudha Mishra. ये उस टाइम का current affairs का question था.
नो विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट वर्कड इन राजस्थान हाई कोर्ट. देखिए अब ये जो है ये रीजनल क्वेश्चन है, इन पे आप ज़्यादा नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा. यू कैन स्किप दोज क्वेश्चन. जस्टिस R.C. लाहौटी, इन्होंने काम नहीं किया था. तो जब आप स्पेसिफिकली राजस्थान के कोई पेपर देने जा रहे हैं देन इट्स ओके टू रिवाइज सच थिंग्स. TD said judgments can be challenged in the try high court, supreme court, try and supreme court, high court and supreme court only. तो TD said judgments जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं. In order to bring the functional clarity and strengthen the regulatory framework and the dispute settlement mechanism in the telecommunication sector, TRI Act of 1997. It was amended in the year 2000 and TD said Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal was set up to adjudicate the disputes and dispose of the appeals. Now, in respect of the telecom broadcasting and airport tariff matters, the tribunal's orders can be appealed to the Supreme Court but only on substantial questions of law. While in this regard to cyber matters, the tribunal's order can be appealed before the High Court also. Public interest litigation was introduced by judicial initiative. So PIL agrees with the principles enshrined in Article 39A of the Constitution of India to protect and deliver prompt social justice with the help of a law. Now, before 1980s, only the aggrieved party could approach the court for justice. After the emergency era, the Supreme Court reached out people, devising a means for any person of the public or NGO to approach the court seeking legal remedy in cases where the public interest is at stake. P.N. Bhagwati ji and B.R. Krishna Iyer were among the first judges to admit the PIL in their court. PIL can be filed in both the high courts as well as the Supreme Court. Next, PIL तो just full form पूछा हुआ है. PIL is public interest litigation. Where can the PIL be filed? So it can be filed both in high courts as well as the Supreme Courts. Concept of PIL has been taken from, so it has been taken from the United States of America. Since the 19th century, various movements in that country had contributed to the public interest law, which was part of the legal aid movement. So thus the first legal aid office was established in New York in 1876. In which country the concept of public interest litigation was originated? So it was originated in USA. Judicial activism in India is related to, so it is related to PIL, public interest litigation. Status of women in Indian society was glorified by a judgment of a court in September 2003. Which court was it? So it is a kind of question, पता नहीं how it is framed, because आपको पता होना चाहिए कि 2003 में ऐसा कौन सा judgment आया था. Maybe this could be the reasoning behind it. So it was by the Supreme Court of India on 23rd September 2003. Justice M.B. Shah of the Supreme Court of India glorified the status of women in India society by important judgment. It holds that the preference given to women for being appointed as the principal of the government college or girls is not violative of Article 14, 15 or 16. Okay. Now, under which law? It is prescribed that all proceedings in the Supreme Court of India shall be in English language. तो ये बोला गया Article 348 में. In which of the following cases Supreme Court observed that the Central Bureau of Investigation is a caged parrot? So it was in the Colgate scam case. Caged parrot in the case of Colgate scam. The correct sequence of Chief Justice of Supreme Court in India is. So it is अब ये sequence है, ये आप RAS का again इन्होंने पूछ लिया. Chief Justice of Supreme Court का sequence generally नहीं पूछा जाता है, but it is H.L. Dattu, T.S. Thakur, Jagdish Singh Khekar. So you can actually skip such questions because आप बहुत ही ज़्यादा state specific दे रहे हैं. Hardly ऐसे chances होते हैं कि आप ये याद रख पाएँ, right? So these were the questions from the Supreme Court of India. The next video which I'll post would be of the governor, right? So governor की reading हम करेंगे next video में. Governors के questions देखेंगे. Till then, keep revising, keep studying. Do share the video, do like the video and subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.